हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लान के अकॉर्डिंग 22 डेज 22 चैप्टर्स के सीरीज को। जितने भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया, सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, उस हर एक एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करते हुए ध्यान में रखते हुए इस कंप्लीट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू सेशन है, न्यू सीरीज है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्या हो रहा था कि जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे थे। अब उस कंसिस्टेंसी की बेस में जो है बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम भी किए हैं, तो बिल्कुल टाइमली जो है जो चीज यहाँ पे बोलेंगे वो चीज को यहाँ पे करेंगे, है ना। और इसी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियसली जितना मिस्टेक्स रहे हैं उस हर एक मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हुए स्टार्ट करते हैं अब 20 डेज 22 चैप्टर्स के सीरीज को। कंप्लीट क्वालिटी यहाँ पे गारंटेड है कि हर एक कंटेंट जो टॉप लेवल का कंटेंट होता है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे विथ। यहाँ पे इस साल प्रीवियस साल क्या किए थे कि एमसीक्यू जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड नहीं किए गए थे, इस साल उसको भी इंक्लूड किए गए। मतलब प्रॉपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है कवर करने वाले हैं। इससे ये समझ आएगा कि जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्लास का पीडीएफ हो गया, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, स्किप मत करना इस चीज को यहाँ पे ये ध्यान से समझना कि इसके बाद जैसे ही ये जो है यूट्यूब में अपलोड होगा, यूट्यूब में अपलोड होने के बाद इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में तो अपलोड हो ही जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और हमें एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना है कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यू है जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हर एक चैप्टर वाइज जो है एक प्रैक्टिस सीट भी अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे जो है क्लास का इंफॉर्मेशन हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए, साथ ही साथ इस क्लास का जो ये नोट्स है ये नोट्स तो अपलोड होगा ही होगा। इसके साथ एक एडिशनल प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, उसको सॉल्व करना ताकि समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास था, तो फर्स्ट क्लास में ये सब बताना जरूरी था ताकि जो है अवेयर हो जाओ। आज जो है कवर करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मेक श्योर करना ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स यहाँ से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जो है छोड़ के चले जाए, नेग्लेक्ट कर दे, नहीं, इसको भी पढ़ के जाना है। क्योंकि अभी जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पता नहीं कि जो है कहाँ से क्वेश्चंस पूछ दे, है ना। जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आता ऐसे देखने को मिला है यूपीएससी का कि जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उसमें जो है कई ईयर ऐसे हैं जिसमें से भर भर के क्वेश्चन वहीं से पूछ दिए। तो अपने अकॉर्डिंग और अपने लेवल में जो है प्रिपेयर करके जाना है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो मिस्टेक्स यहाँ पे क्या हुआ है 2026 लिखा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे यूजफुल होने वाले हैं। सीएपीएफ एसी के लिए हो गया, सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, जितने भी स्टूडेंट जो है 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए क्लासेस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं। पहला जो है पूरा पॉलिटी को फिनिश करेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। बाकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में डिटेल के साथ एनालिसिस किए हुए हैं, तो उसको भी एक बार प्रिफर करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ हिस्ट्री के साथ, क्योंकि खुद यहाँ पे अपने लेवल में डिनोट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, तो 1947 से पहले भी जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में रूल कर रहे थे, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इंडिया में बल्कि तो 1600 में जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इंडिया को कैप्चर किए, इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर किए। तो लॉजिकल सी बात ये होता है कि भाई अगर ये इंडिया है तो इंडिया के टेरिटरी को अगर कैप्चर कर रहे हो तो उसमें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा ना, जिसके थ्रू जो है इस पूरे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे। बल्कि देखो हालांकि एक्चुअल में आए थे ये लोग जो है ट्रेड के पर्पज से आए थे कि हाँ नहीं जी हम लोग जो है बस इंडिया में ट्रेड करेंगे, इंडिया से हमें कोई उतना मतलब नहीं है। बल्कि आए तो वैसे ही थे ट्रेड के मामले में, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम यहाँ पे आगे चले गए तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन टेरिटरी को जो है कैप्चर करना स्टार्ट किया।
अब लॉजिकल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि भाई अगर इंडियन टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हो तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो करना है। ऐसा थोड़ा ना कि कोई एक इंसान आया, कोई एक ब्रिटिशर्स आए और ये बोले कि ऐसा करो वैसा करो तो बाकी सब लोग जो है उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आए थे वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, लेकिन इसको भी रेगुलेट करने का काम कर रहे थे किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कर रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि जब जो है 1857 में जब वार हुए, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, तो 1857 में जब वार हुए तो इससे पहले तक जो है जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनाते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया करते थे। लेकिन जैसे ही 1857 के बाद जब युद्ध हुआ, 1857 के बाद जितना भी इंडिया का टेरिटरी जो कैप्चर किए गए थे उसमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चले गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे, अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन टेरिटरी जितना भी एक्वायर किए गए हैं, कैप्चर किए गए हैं, उसमें रन करेंगे तो वहां पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने को एक्चुअल में पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर समराइज करूं तो यहाँ पे दो कंपोनेंट रहे हैं जिसको अपने को यहाँ पे कवर करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। पहला जो कंपोनेंट ये रहे हैं कि जो इंडिया में जो रूल किए गए हैं वो एक रूल किए गए हैं कंपनी के द्वारा, अभी डिफाइन किया 1857 का, एक रूल किए गए हैं कंपनी के द्वारा और जो दूसरा रूल है ये किए गए हैं क्राउन के द्वारा। क्राउन रूल यहाँ पे किए गए हैं। जो कंपनी रूल है ये किए गए हैं 1773 से, जिसको जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं। 1773 में ही तो लाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट को तो लाए गए थे ना। तो जो कंपनी रूल है ये 1773 से जो है 1858 तक जो है ये पूरा कंपनी के द्वारा रूल किए गए थे। फिर जैसे ही 1857 का जो है यहाँ पे युद्ध हुआ उसके बाद जो है क्राउन रूल में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो वहाँ के क्राउन है, जो राजा है, उसके द्वारा रूल करना स्टार्ट करेंगे। 1858 से जो है 1947 तक पूरा जो है रूल किए जाएंगे अब क्राउन के द्वारा। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे इंडिया को पूरा तहस नहस करके रख दिए थे। ठीक है, कई रूल्स भी लाए गए थे, रूल्स के बारे में समझेंगे। रूल्स भी ऐसा लाए गए थे, हर एक रूल्स का ओरिएंटेशन अगर देखोगे तो पूरा ब्रिटिशर्स के फेवर में ये थे। इंडियन के लेवल में बहुत ही यहाँ पे नेग्लिजिबल, बहुत ही कम जो है रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ, फिर रूल्स को जो है वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। हुआ क्या था कि सबसे पहले जो है इसको समराइज करते हैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1600 में जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो ब्रिटिशर्स में आए, जो है चार्टर्स लेके आए, एलिजाबेथ से जो है यहाँ पे ग्रांट लेके आए कि भाई अपने को जो है इंडिया में या फिर इंडिया में जो है ट्रेड करने दिया जाए। तो वहां के जो पार्लियामेंट रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रहे हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ग्रांट दे दिए, एक चार्टर दे दिए कि भाई जाओ इंडिया में जो है ट्रेड किए जा सकते हैं। और इंडिया में ट्रेड करने का जो अधिकार दिए गए हैं वो है ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे दिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, आने के बाद जो है धीरे से क्या हुआ कि जैसे ही 1765 का टाइम आए, इन्होंने क्या किए हैं कि यहाँ पे एक दीवानी राइट ग्रांट कर लिए गए। दीवानी राइट जो है ग्रांट कर लिए गए, इसे दिए गए थे शाह आलम सेकंड के द्वारा, क्योंकि इस समय का टाइम फ्रेम था जिसमें से जो है मुगल्स के द्वारा ही रूल किए जा रहे थे और मुगल का जो है डिक्लाइनिंग फेज था। जब ब्रिटिश जो आए इंडिया में तो ब्रिटिश का रफली 100 साल यहाँ पे बीता होगा, उसके बाद जो मुगल है तो मुगल का पूरा डिक्लाइनिंग फेज चले गए। मुगल का जो लास्ट यहाँ पे इंपरर देखोगे जो पावरफुल रहे हैं वो है औरंगजेब। औरंगजेब जो है लास्ट रूलर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब का जो है 1707 में तो उसका डेथ हो गया है ना, वो तो निपट गए। तो जैसे ही जो है 1707 में औरंगजेब का जो है यहाँ पे डेथ होंगे, डेथ होने के बाद जितना भी नेक्स्ट रूलर आएंगे, जैसे कि शाह आलम हो गया है ना, फरुख शियार हो गया, शाह आलम 1 हो गए, शाह आलम 2 हो गए, ये जितना भी रूलर आएंगे बहुत यहाँ पे कमजोर रूलर आएंगे।
बहुत जो है कमजोर राजा आएंगे जिसके थ्रू अपने टेरिटरी को जो है हैंडल नहीं कर पाए, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स उठाए। ठीक है, उसी का कॉन्सिक्वेंसेस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा उठाए गए। अब ये ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किए गए हैं कि जो शाह आलम टू है, तो 1765 में दीवानी राइट यहाँ पे ग्रांट कर लिए गए। ठीक है, अब ये दीवानी राइट क्या होता है, ये सब मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री में भी कवर करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम फ्रेम आएगा जिसको हम लोग कंपनी रूल बोलते हैं। तो कंपनी रूल कब से कब किए गए थे, 1773 से 1858 तक यहाँ पे कंपनी के द्वारा रूल किए गए थे। जब 1858 के पहले तक कंपनी जो है रूल कर रहे थे, तो इसके द्वारा भी कई रूल से रेगुलेशन बनाए गए थे, क्योंकि इसको भी तो कैप्चर करना है। अब कैप्चर करना है तो कैप्चर तो कर लिए, तो उसमें जो है रूल से रेगुलेशन बनाओगे तभी तो जो है ठीक तरीके से चला पाओगे अपने गवर्नमेंट को। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके द्वारा लाए गए थे 1773 में, पहला एक्ट आ गया। और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फर्स्ट एक्ट लाए गए थे वो यही है। अब इसका नाम ही शो कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको देखोगे, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब जितना टेरिटरी कैप्चर किए गए हैं उस टेरिटरी को रेगुलेट करेंगे। अब ये कंपनी के द्वारा इसको जो है रेगुलेट किए जाएंगे। तो ये जो है फर्स्ट जो है रूल्स यहाँ पे इसके द्वारा लाए गए थे। उसके बाद जो है सेकेंड लाए गए थे जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट रूल हो गया, 1781 में लाए गए थे। फिर उसके बाद और रूल्स इसके द्वारा लाए गए थे, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, है ना, 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चार्टर एक्ट भी लाए गए थे। चार्टर एक्ट में जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, जिसके थ्रू जो है कंपनी के द्वारा यहाँ पे रूल किए जाएंगे। फिर जैसे ही आगे जो है टाइम फ्रेम बढ़ते चले गए, फिर आएगा एक टाइम फ्रेम आएगा जिसको यहाँ पे 1857 बोलते हैं, जिसमें से रिवॉल्ट हुए थे, और इसी को जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जिसमें से नो डाउट यहाँ पे जो कंपनी का रूल है, ये कंपनी का रूल यहाँ पे इंड हो गए, कंपनी का रूल यहाँ पे इंड हो गए, और यहीं से जो है ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा डायरेक्ट रूल करना यहाँ पे स्टार्ट किए। तो जैसे ही जो है क्राउन से कंपनी से क्राउन की तरफ चले गए, तो सबसे पहले 1858 में जो है, यहां से तो एक्चुअल में क्राउन का जो है रूल्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका रूल्स होना स्टार्ट किए गए 1858 में। तो इसके द्वारा जैसे ही यहाँ पे क्राउन आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट आया, तो सबसे पहले इन्होंने अपने एक नियम बना दिए। 1858 में तो जो है क्राउन के द्वारा रूल करेंगे, जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा रूल करेंगे। तो इन्होंने एक सबसे पहले रूल बनाया, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 करके। अब देखो यहाँ पे नाम को समझना, पहले जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा नाम रखे जाते थे रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना हो गया, सेटलमेंट एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, इस तरीके से। अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडिया को रूल करेंगे, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया। फिर जो है 1861 में लाए गए थे काउंसिल एक्ट हो गया 1909, और जो है मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गए, ठीक है, काउंसिल एक्ट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट यहाँ पे लाए गए थे। सेम इसी के रिस्पेक्ट में 1935 में एक्ट लाए गए थे। फिर लास्ट में जो है 1947 आएगा, जिसमें से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाएंगे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके थ्रू जो है पूरे इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी के साथ जो है इंडिया को डिक्लेयर किए गए थे कि अब इंडिया जो है आज से स्वतंत्र है। तो ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, फिर जो है उसके बाद कंपनी रूल किए 1857 तक, उसके बाद जो 1858 से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रूल करेंगे, और अल्टीमेटली लास्ट जो नियम बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पे रफ स्केल रहे हैं, जिसके थ्रू जो है इसको समराइज किए गए हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो है ये कुछ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, ये सब चीज के बारे में तो अपने को कवर कर चुके हैं। इसमें देखो जो टू मेजर यहाँ पे रिवॉल्यूशन लाए गए थे ना, जो अभी बताया कि कंपनी रूल आया था 1773 से 1858 में, जिसमें से जो है इंपॉर्टेंट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया,
फिर उसके बाद क्राउन रूल आया, जिसमें से यहाँ पे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, मोन्टेगू रिफॉर्म हो गया, मोन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया, मार्लिमेंटो रिफॉर्म हो गया। तो ये सब जो है क्राउन के द्वारा लाए गए थे, है ना। एक जो है कंपनी के द्वारा रूल किए गए, उसके बाद जो है क्राउन के द्वारा रूल किए गए। तो सबसे पहले काम ये करने अपने को, जितना भी एक्ट है उस एक्ट को जो है अपने को कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे 1773 का। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे, तो उस समय का जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है यहाँ पे इंडिया को कैप्चर करने के लिए रूल लाए गए थे, जिसमें से फॉर्मल गवर्नेंस का भी एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, है ना, जिसमें से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किए गए थे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी होगा, जिसमें से जो बंगाल है, इस बंगाल को जो है सेंट्रल अथॉरिटी एज्यूम किए गए। फिर कंपनी का जो यहाँ पे पॉलिटिकल रोल यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकली रोल, जिसमें से पॉलिटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गए, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए अलग से ऑफिसर्स होगा, डिफेंस को अगर देखना है तो उसके लिए अलग से ऑफिसर्स होंगे। इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये सब कहाँ से कर पा रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें से जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर किए गए, क्योंकि उस समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बंगाल को जो है एज अ सेंट्रल पॉइंट कंसीडर किए जाते थे। क्यों सेंट्रल पॉइंट कंसीडर किए जाते थे? क्योंकि वहीं से मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड को अगर देखोगे 80 to 90% जो ट्रेड यहाँ पे कंडक्ट किए जाते थे सब बंगाल के थ्रू ही जाते थे, बंगाल से होके ही जाते थे। फिर जो है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे वारेन हेस्टिंग्स को, उसमें जो है 4 मेंबर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे, जो वारेन हेस्टिंग्स को जो है असिस्ट किए जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट अभी देखते हो ना, तो अभी का जो सुप्रीम, हालांकि देखो उस समय जो यहाँ पे कलकत्ता में इस्टेब्लिश थे, अभी तो जो है रीस्टाब्लिश कर दिए गए हैं न्यू दिल्ली में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पहले का अगर बात करोगे तो उसका ओरिजिन जो इमरजेंस देखोगे तो 1774 में स्टार्ट हो गए थे, कलकत्ता में इस्टेब्लिश किए गए थे, और कलकत्ता का ही है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल बोलता हूँ, मतलब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कंसीडर करते हैं वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किए गए थे। फिर इसको जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट किए गए। फिर जितना भी प्राइवेट ट्रेड हो रहे हैं उस जो प्राइवेट ट्रेड को कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे बैन किए गए, करप्शन प्रैक्टिस हो गया, उसके साथ ब्राइबरी हो गए, इन सबको जो है इंड करने का काम ये ब्रिटिशर्स के रूल्स के द्वारा किए गए। फिर उसके साथ रेवेन्यू का जो है कमांड हो गया, मिलिट्री मैटर हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किए गए, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। फिर प्रेसिडेंसी कंट्रोल हो गया, मद्रास हो गया, उसी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगा, ये सब जो है सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी कंसीडर किए गए बंगाल का। ऐसे होता है ना कि सेंट्रल है, सेंटर के बाद स्टेट हो गया, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट हो गए, जो कि अपने लेवल में अपना जितना भी क्षेत्र डिफाइन किए गए, एरिया डिफाइन किए गए, उसमें जो है रूल्स से रेगुलेशन करेंगे। वैसे ही जो है सब ऑर्डिनेट के फॉर्म में उस समय भी बनाए गए थे कि जो बंगाल होगा, ये बंगाल जो है सेंट्रल बॉडी होंगे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। फिर इसके अंदर में जैसे कि बॉम्बे आ गया, है ना, उसके साथ ही साथ जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी आ गए, इस तरीके से अभी भी होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट के बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। इस तरीके से जो है उस समय भी ये रूल्स रेगुलेशन चलते थे, और उसी चीज को यहाँ पे अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है अमेंड किए गए हैं 1781 का एक्ट, मतलब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, और सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट बोलता हूँ, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, इसको एक बार अमेंड किए गए। क्यों अमेंड किए गए? इसका बेसिक सा लॉजिक ये है कि इसमें जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे इरेगुलेटरी देखने को मिला, कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप देखने को मिले। उसी गैप को जो है फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए गए या फिर अमेंड किए गए हैं 1781 में। इस समय जो गवर्नर जनरल रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स रहे हैं, जिसमें से जो जुडिशियल प्रोटेक्शन है उसको ये बोले गए हैं कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शंस। अब ये लॉजिकल खुद सोचो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाए गए हैं कि कोई जो है अनफेयर या फिर अनलीगल या फिर इलीगल तरीके से कोई भी चीज ना हो,
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, जिससे जो है कोई भी केसेस आते हैं उसको यहाँ पे डिसीजन ले सके। अब यहाँ पे जो अमेंड किए गए हैं 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोल रहे हैं, इसमें क्या बोले कि जो गवर्नर जनरल है ये इसके अंदर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है अपने को? इससे तो क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब इसके अंदर नहीं आ रहा है तो गवर्नर जनरल तो कुछ भी मनमाने तरीके से कर लेंगे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे। तो जो जुडिशियल प्रोटेक्शन है ये गवर्नर जनरल को दिए गए। फिर रेवेन्यू में यहाँ पे एग्जेम्पशंस का बात किए गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये रेवेन्यू मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बोले गए यहाँ पे। फिर पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन दिए गए हैं कि अगर हिंदू का केसेस जाएगा तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिफाई किए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मुस्लिम का केसेस जाते हैं तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो है दंड यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर अपील सिस्टम यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बनाए गए हैं, जैसे होता है ना, अपील सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर सब ऑर्डिनेट को जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में अगर केस हार गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में हारे तो हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वही वाला अपील सिस्टम इसमें भी था कि जो हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी है वो रहेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। फिर जो है पावर में रेगुलेशंस करने का काम किए गए हैं कि गवर्नर जनरल उसका काउंसिल है जिसमें से प्रोविंशियल कोर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गए, इन सबको जो है कंट्रोल किए जाएंगे। किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अब इससे बात नहीं बना है ना, अमेंड करने से भी बात नहीं बना। तो अब ये जो कंपनी वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने फिर से एक और नियम ला लिए, एक और नियम लाया जिसको यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट बोले गए हैं 1784। रफली जो है 3 साल के बाद जो है एक और नियम लाए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और इस समय भी गवर्नर जनरल को देखोगे तो वारेन हेस्टिंग्स ही रहे हैं, जिसमें से बात किए गए हैं कि जितना भी सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कि जो पॉलिटिकल फंक्शन अलग हैंडल करेंगे, अलग रहेगा, कमर्शियल फंक्शन अलग रहेंगे। क्योंकि इस समय आते आते, ये बात हो रहा है 1784 का, इस समय आते आते जो कंपनी रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहे हैं, इसके पास दो चीज यहाँ पे आ गए थे। कौन सा दो चीज? एक तो इसके पास जो है टेरिटरी थे, तो उसमें जो है पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी था, और पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में भी इंगेज थे। तो इसके थ्रू ये बोले गए कि भाई पॉलिटिकल पावर चलो अलग करो, ट्रेड वाला जो सिस्टम है उसको भी अलग करो। तब दोनों को जब अलग अलग करेंगे ना तो और अच्छे तरीके से मुनाफा कर पाएंगे। तो इसमें जो है ऐड कर दिए गए 1784 के एक्ट में। उसके बाद जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जिसे पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया उसको जो है सुपरवाइज किए जाएंगे, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू मैटर हो गया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इसके कैटेगरी के अंदर आएंगे, है ना। दो पार्ट में डिवाइड किए गए। जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे लाए गए थे, उस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में एक बनाए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बनाए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो चीज यहाँ पे लाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, जितना भी पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, जैसे कि सिविल का हो गया, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू मैटर हो गए, इन सबको जो है हैंडल करने का काम किए जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। फिर बोर्ड ऑफ जो यहाँ पे डायरेक्टर है, जितना भी कमर्शियल एक्टिविटी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर रहे हैं, इसको जो है हैंडल किए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लाए गए थे। फिर जो है ब्रिटिश कंट्रोल किए गए हैं, जितना भी स्टाब्लिश है उसको यहाँ पे मैटर किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट रूल लाए गए थे इसके द्वारा, वह है 1786 में, जस्ट 2 साल बाद और जो है ला दिए गए। लेकिन इस टाइम एक और चीज देखने को मिला है कि जो गवर्नर जनरल रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, वो अब रिप्लेस हो गए थे। इस समय जो देखोगे तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जिसमें से यहाँ पे डुअल पोस्ट की तरह काम करते थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये दो पोस्ट की तरह काम करते थे। कौन कौन से? पहला पोस्ट ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और दूसरा पोस्ट था कमांडर इन चीफ। मतलब दोनों का ही जो है दोनों पोस्ट को एक ही इंसान हैंडल करते थे। फिर ओवरराइड पावर हो गया कि ओवरराइड काउंसिल डिसीजन करना हो गया। ये बताया गया कि काउंसिल में जितना भी डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। जो स्पेशल केसेस है, लेकिन ये भी बोले गए कि स्पेशल केसेस बस में ये जो है एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो है 1786 के एक्ट में इसको बोले गए। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये और एक्ट लाए गए थे, लेकिन इस समय भी जो है गवर्नर जनरल चेंज मिले।
इस समय गवर्नर जनरल रहे हैं वो है जॉन शोर। इन्होंने क्या ऐड किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ प्रोविजन, मतलब जो पावर है उसको कंटिन्यूएशन करने का काम किए गए कि जितना भी कॉर्नवालिस, अभी देखो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने क्या बोले गए हैं कि ग्रांटेड अथॉरिटी टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन, कि जो काउंसिल में जितना भी डिसीजन लेंगे उसको नलीफाई करने का काम, और नलीफाई किए भी जा सकते हैं, ये बोले गए। तो इसी पावर को जो है कंटिन्यू करने का काम जॉन शोर के द्वारा किए गए। उसी के साथ जो है सेंट्रल अथॉरिटी को भी स्ट्रेंथ किए गए कि जिसमें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो सबऑर्डिनेट बनाए गए थे, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं ये सबऑर्डिनेट रहे हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो ये जो है जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी इसको भी स्ट्रेंथन करने का काम यहाँ पे किए गए। और ये कहाँ पे बोले गए हैं, ये सब जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू यहाँ पे बोले गए। फिर मोनोपोली को भी एक्सटेंशन किए गए कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जाएंगे और ओनली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जाएंगे, इसको बढ़ा दिए गए वो है 20 साल। मतलब 20 साल तक जो है ब्रिटिशर्स के अलावा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अलावा और कोई भी रूल्स नहीं कर पाएंगे, स्पेशली ब्रिटिशर्स से। बाकी अदर जो देश हैं वहां से तो कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ब्रिटिश से और कोई नहीं आएगा इंडिया में रूल करने के लिए। ये जो है यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट 20 साल के लिए इसको और इम्प्रूव कर दिए। फिर कौन से रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं, फाइनेंशियल में कंट्रोल का बताया गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ है उसको जो है इंडियन रेवेन्यू से पैड किए जाएंगे। अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं आएंगे, ये जो है इंडियन रेवेन्यू से ही यहाँ पे इसको पैड किए जाएंगे, ये सब बोले गए। फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में। इस 1813 जिसमें से गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट रहे हैं। इसमें क्या बोले गए कि जितना भी यहाँ पे मोनोपोली दिए गए थे, ट्रेड मोनोपोली दिए गए थे कि केवल ब्रिटिशर से ईस्ट इंडिया कंपनी ही बस आएगा, तो इसको भी जो है यहाँ पे नलीफाई कर दिए, इंड कर दिए। ठीक है, फिर लेकिन देखो मोनोपोली यहाँ पे इंड तो किए गए थे, लेकिन दो केसेस था जिसमें से जो यहाँ पे इंड नहीं किए थे, मतलब एग्जेम्पशन रहे हैं। जो ट्री का ट्रेड होगा ये केवल ब्रिटिश ही करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, और जो चाइना के साथ जो ट्रेड करेंगे वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएंगे। ये जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट किए गए थे। ब्रिटिश सॉवर्निटी यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया में जितना भी सुप्रीमेसी होगा वो ब्रिटिशर्स का ही सुप्रीमेसी होंगे, ब्रिटिश क्राउन का सुप्रीमेसी होगा। फिर टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर में बताया गया है कि टैक्स को इम्पोज करने का काम, डिफॉल्टर को पनिश कर सकते हैं, ये सब जो है इस रूल के थ्रू यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे और रूल्स हैं जिसको ऐड किए गए हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, इसको एक बार रीड कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, इसको रीड कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो चार्टर एक्ट है 1853 इसको भी जो है अपने लेवल में रीड कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे इंटर करते हैं और डिस्कस करते हैं क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल के बारे में जो कि 1858 से 1947 तक इसमें जो है रूल किए गए। और क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जब इंडिया में रूल करना स्टार्ट किए गए तो सबसे पहला जो है इसके द्वारा रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे। कौन सा रूल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। अब 1850 देखो जैसे यहाँ पे क्राउन का रूल आया तो पहले क्या बोलते थे, जो कंपनी जब रूल कर रहे थे इंडिया में, ये ध्यान से समझना, जब इंडिया में कंपनी रूल कर रहे थे तो जो प्रेसिडेंसीज रहे हैं उसका हेड को क्या बोले जाते थे, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यहाँ पे बोले जाते थे। ठीक है, जब कंपनी रूल कर रहे थे तो उसके बाद जब क्राउन यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किए तो इसका नाम ही बदल गया। अब से क्या हो जाएगा, ये वाइसराय हो जाएगा। अब गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब जो है वाइसराय रहेंगे। ये क्राउन रूल से चेंजमेंट देखने को मिला, जिसमें से जो है फर्स्ट यहाँ पे वाइसराय लॉर्ड कनिंग बने हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस समय लॉर्ड कनिंग रहे हैं वाइसराय। इन्होंने क्या किए गए कि इंड किए गए कंपनी रूल को, है ना, कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिए गए, इसको तो डिस्कस किए थे। फिर जो वाइसराय सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे अभी बताया, जो फर्स्ट वाइसराय रहे हैं लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। फिर जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम अभी बनाए गए थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होगा, जितना भी यहाँ पे मैटर, सिविल मैटर हो गया, डिफेंस है उसको देखेंगे, ट्रेड मैटर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। इन सब को भी जो है अबॉलिश कर दिए गए क्राउन के द्वारा, क्योंकि अब सीधा पार्लियामेंट के हैंड में आ गया।
फिर सेक्रेटरिएट यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए कि न्यू दिल्ली को यहाँ पे कैबिनेट पोजीशंस क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो इसी के थ्रू यहाँ पे रहेगा। फिर इंडियन काउंसिल जिसमें से 15 मेंबर को ऐड किए गए। फिर कॉर्पोरेट बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशंस किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन लाए गए थे। फिर जैसे ही इस रूल्स रेगुलेशन से काम नहीं बना तो इंडियन काउंसिल एक्ट ला दिए गए 1861 में। इस एक्ट के थ्रू इंडियन काउंसिल में जो मेंबर हैं, जो नॉन ऑफिसर्स मेंबर हैं, जिसमें से यहाँ पे नॉमिनेशन किए जाएंगे और नॉमिनेट भी किए गए थे, जैसे कि राजा ऑफ बनारस हो गया, महाराजा ऑफ पटियाला हो गया, सर दिनकर राव हो गए ये। उसके बाद जो है डिसेंट्रलाइजेशन बिगिन किए गए कि जो बॉम्बे और मद्रास जो सब ऑर्डिनेट किए गए थे उसको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने का काम इस एक्ट के थ्रू किए गए थे। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे कि बंगाल में बनाए गए थे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनाए, पंजाब में जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे बनाए गए थे। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस पावर के बारे में डिस्कस किए गए कि जो वाइसराय जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाएंगे वो केवल और केवल 6 महीने तक ही यहाँ पे सीमित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इमरजेंसी पावर भी इंक्लूड इसमें किए गए थे। पोर्टफोलियो सिस्टम में जब इन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे तो इन्होंने लॉर्ड कनिंग जो इशू किए गए थे, ठीक है, उसे के साथ ही साथ अच्छा ये पोर्टफोलियो सिस्टम इसे जो है लॉर्ड कनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन लीगलाइज करने का काम इसी एक्ट के थ्रू किए गए थे। 1861 के थ्रू जो है इसको लीगलाइज कर दिए गए पोर्टफोलियो सिस्टम को। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892, जिसमें से यहाँ पे जो नॉन ऑफिसर्स मेंबर रहे हैं उसको इंक्रीज करने का काम किए गए, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, प्रोविंशियल काउंसिल्स हो गए, इसमें जो है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को जो है इंक्लूड करने का काम, नंबर जो है उसको इंक्रीज करने का काम किए गए। उसके साथ जो लेजिस्लेटिव जो पावर है उसको यहाँ पे लिमिट कर दिए गए, जैसे कि जो काउंसिल है वो डिस्कस बजट हो गया, उसी के साथ आस्क का क्वेश्चंस हो गए, इन सब को जो है लिमिटेशंस में ला दिए गए। फिर इनडायरेक्ट सिस्टम जो है यहाँ पे लागू किए गए, उसी के साथ जो है सेंट्रल काउंसिल, उसके साथ प्रोविंशियल काउंसिल, ये सब जो है उसका कौन कौन से मेंबर को नॉमिनेट किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नर जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, इसके बेस में जो है मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। इसी को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकेंड है ना, उस समय का वाइसराय रहे हैं और इसके द्वारा ही इस रूल्स को लाए गए थे, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं इसमें जो है एक्सपांशन का काम किए, मतलब इसमें जो है पहले ओनली 16 ही मेंबर रहा करते थे, अब इस 16 मेंबर को अब 60 मेंबर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना भी यहाँ पे मेजोरिटी देखोगे तो ऑफिशियल्स ही रहा करते थे, और ये ऑफिशियल्स किसके द्वारा भेजे जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजे जाते थे। हालांकि यहाँ पे नंबर को इंक्रीज किए, लेकिन नंबर को इंक्रीज करने से मतलब ये नहीं होगा कि जो है इंडिया में सुधार आ जाए, सुधार नहीं आएगा, और लाए भी नहीं। क्यों नहीं लाए, क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर ही कहाँ इंक्लूड किए थे उस समय। उसके बाद सेकंड है प्रोविंशियल काउंसिल को स्ट्रेंथ करने का काम किए गए, कि जिसमें से नॉन ऑफिशियल्स हैं उसको यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस में मेजोरिटी में रखे गए हैं। जितना भी डेलिब्रेटिव पावर रहे हैं उसको इंक्रीज करने का काम यहाँ पे किए गए, जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो काउंसिल में, जो बजट रिजोल्यूशन है उसको भी मूव किए जा सकते हैं, लेकिन जब बजट का जो है वोट होगा तो वोट नहीं दे सकते। देखो कहीं ना कहीं से जितना भी रूल्स से रेगुलेशन देखोगे, पावर इंडिया को फुल दे देंगे, लेकिन इंडिया डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे, है ना भाई। डिसीजन ले सकते हैं इंडिया, लेकिन उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में होंगे। तो ब्रिटिशर चाहे तो इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं चाहे तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं से ऐसा रूल्स ब्रिटिशर्स अपने फेवर में ला ही लेते थे, जाकि जिससे जो है ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पे फायदा हो। जो इलेक्ट्रेट सिस्टम है, तो इलेक्ट्रेट सिस्टम को भी सेपरेट करने का काम इसी के थ्रू किए गए थे, क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम्स का जो है डिमांड उठना स्टार्ट हो गए थे कि अपने को सेपरेट इलेक्टोरेट दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दो, मतलब जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, जैसे कि बंगाल वाला एरिया हो गया,
और मोस्टली जितना भी देखोगे इधर बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल वाला, इधर पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, जिसमें से मुस्लिम डोमिनेट करते थे, वहां पे जो है डिमांड होना बहुत स्टार्ट हुए। उसी के रेस्पेक्ट में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजंस इसी एक्ट के थ्रू ला दिए गए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू। उसके बाद जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें से इंडियन का जो है रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गए थे इसमें, जिसमें से फर्स्ट जो इंडियन मेंबर रहे हैं वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एक लॉ मिनिस्टर रहे हैं। फिर उसी के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, जमींदार्स हो गए, इसको जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया करते थे। फिर इसके बाद जस्ट नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नियम लेके आएंगे ये लोग, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं 1990, या फिर इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि उस समय का वाइसराय जो रहे हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे हैं। इन्होंने क्या किए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो इसका फीचर्स और की फीचर्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, तो डायरकी जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए, फिर से इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से जितना भी रिजर्व सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे कंट्रोल किए जाएंगे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के द्वारा, और जितना भी ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं इसको मैनेज किए जाएंगे इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा। फिर बाई कैमरा रजिस्टर्स हो गया है ना, जितना भी लेजिस्लेचर हो गया इसको इंट्रोड्यूस किए गए। इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इसमें भी जो है बढ़ाए गए, क्योंकि इसमें अब 3 मेंबर को इंक्लूड कर लिए गए, मतलब 3 मेंबर और यहाँ पे आ सकते हैं जो कि इंडियन को फेवर करें। इलेक्टोरेट सिस्टम को यहाँ पे एक्सपांड करने का काम किए गए, जैसे कि मुस्लिम हो गया, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गया, एंग्लो इंडियन हो गए, यूरोपियंस हो गए, जिसको यहाँ पे इलेक्टोरेट यहाँ पे दिए जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग ये लोग कर सकते हैं। हर किसी को वोट का अधिकार नहीं दिए गए थे उस समय। वोट जो है वो कई फॉर्म में यहाँ पे, कई फैक्टर में यहाँ पे बेस्ड थे, जैसे कि वोटिंग दे सकते हो प्रॉपर्टी के बेसिस में, टैक्स के बेसिस में, एजुकेशन के बेसिस में। अगर एजुकेटेड हो तो ही यहाँ पे जो है वोट दे सकते हो, टैक्स है, टैक्स देते हो तो वोट दे सकते हो, प्रॉपर्टी अगर बहुत ज्यादा है, रिच पीपल हो तब वोट दे सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते। तो इसके केस में भी जो है यहाँ पे वोटिंग को भी कई तरीके से जो है क्लासिफाई इन लोगों के द्वारा किए गए थे। फाइनेंशियल रिफॉर्म यहाँ पे किए गए थे। हाई कमीशन फॉर इंडिया जो लंदन में, इसका एक प्रॉपर ऑफिस जो है सेटअप इन लोगों के द्वारा किए गए थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1935, जिसमें से अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो है ना, तो अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब 1947 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किए गए थे, तो जब 394 आर्टिकल ऐड किए गए थे, इस 394 आर्टिकल में मेजोरिटी ऑफ जो आर्टिकल्स देखोगे, जो एक्ट देखोगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, वो सब जो है मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए थे। तो जब ये एक्ट को इनेक्ट कर रहे थे तो उस समय लॉर्ड विलिंगटन रहे हैं, जिन्होंने क्या है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया है, जिसमें से 321 सेक्शन इंक्लूड किए गए थे, 10 शेड्यूल में इसको जो है डिवाइड किए गए थे, और यही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट के फेवर में देखने को मिलेगा, मतलब इंडियन के फेवर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो डिवीजन ऑफ पावर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर एज ए हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए, तो 3 लिस्ट में इसको डिवाइड किए गए थे। फेडरल लिस्ट हो गया जिसमें से 59 सब्जेक्ट रखे गए थे, प्रोविंशियल लिस्ट हो गया जिसमें से 54 सब्जेक्ट थे, कंकरेंट लिस्ट हो गया जिसमें 36 सब्जेक्ट थे। अभी भी देखते हो ना कि जो 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल में 3 जो है 3 लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है डिफाइन किए गए। इसके साथ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ये भी यहाँ पे देने का काम किए गए हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फिर लेजिस्लेटिव सिस्टम जो बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म मतलब जो है विधानसभा होगा और विधान परिषद होंगे, तो 6 स्टेट्स में उस समय का जो प्रोविंस रहे हैं उसको दिए गए, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गया, बिहार है, असम हो गए, यूनाइटेड प्रोविंस हो गए, इसमें लेजिस्लेटिव सिस्टम यहाँ पे ला दिए गए, जिसमें से बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किए गए। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल और सोशल रिफॉर्म किए गए, सेपरेट इलेक्टोरल का प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए, शेड्यूल कास्ट का, वुमेन का, लेबर का हो गए। साथ ही साथ जो फ्रेंचाइज है उसको यहाँ पे 40% पॉपुलेशन के बेसिस में एक्सपांड कर दिए गए।
फिर इसके द्वारा जो है लास्ट रूल्स इंडिया के फेवर में लाए गए थे, वो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जिसके थ्रू जितना भी यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस देना था इसी एक्ट के थ्रू दिए गए, जिसमें से डोमिनियन स्टेटस का बात किए गए, इंडिया और पाकिस्तान, और बंटवारा भी हुआ था उस समय, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, और जो प्रिंसली स्टेट बच गए थे उसको एडवाइस भी दिए गए थे कि चाहे इंडिया में चले जाओ चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, या तो चाहो तो जो है इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो इस तरीके से जो है इस रूल के थ्रू एडवाइस भी दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाकी जो है फर्स्ट कैबिनेट रहे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिपेंडेंस होने के बाद ये फर्स्ट जो है यहाँ पे कैबिनेट रहे हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमन हेल्थ रिलेशंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे हैं। तो इन सब चीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया क्या? चलो यहां तक बताओ कि समझ आया कि नहीं आया। फिर इसके बेसिस में अब जो है स्टार्ट करेंगे इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जितना भी यूपीएससी का जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करना है। जैसे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसमें से पीस इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पूछे गए हैं। बताना तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस एक्ट के थ्रू क्या किए गए थे, बोर्ड सेटअप किए गए थे बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया, इसी एक्ट के थ्रू तो किए गए थे। तो ए का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1830 जिसमें से टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बी का 4 आ जाएगा। द चार्टर एक्ट 1833 ये कौन सा रिलेट करेगा, देखो तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया रिमोन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विस। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1853 जिसमें से जो है इनलार्ज किए गए हैं ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो इसके रेस्पेक्ट में थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है, 2025 में पूछे गए थे। इसको बताना तो ये भी जो है 24 में पूछे गए हैं इस क्वेश्चंस को। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, है ना, वीडियो को एक बार पॉज कर लो, फिर ट्राई करना कि करेक्ट आंसर तक पहुंच जाए, है ना, ट्राई करना है इसको। बताना तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्या पूछे गए हैं कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था क्या कांग्रेस का, कि हुआ था? सही बात है, फर्स्ट टाइम जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, स्पेशली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो पार्टिसिपेशन नहीं किए गए थे क्योंकि प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा था, प्रॉपर जो आउटकम आना चाहिए आउटकम आ ही नहीं रहे थे। इसको कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो ही चुका था, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो बाद में बोले कि भाई कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं रहे तो जाने का क्या मतलब है, टाइम वेस्ट का, तो इन्होंने नहीं गए। उसके बाद जो है अगला देखोगे, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 2 जो है करेक्ट होगा, बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला देखो तो जल्दी से बताओ करेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है। 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मिंटो एंड मॉर्ले, सही है क्या ये? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन रहे हैं कि वाइसराय रहे हैं, पहले तो यही क्लियर कर दो। ये वाइसराय रहे हैं मोंटेन मॉर्लो, पहला ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन को गलत करोगे तो सीधा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि दे प्रोवाइड फॉर अ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सही है क्या? बिल्कुल सही है, इसी एक्ट के थ्रू तो जो है इंडियन मेंबर को इंक्रीज किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि दे कंटेन प्रोविजंस दैट इंश्योर दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स रिटेन देयर मेजोरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, बिटवीन अगस्त 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द प्रोविजन ऑफ, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। ये फंक्शंस किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934
5 के थ्रू। नेक्स्ट, अच्छा, रिसाइडरी पावर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 यूपीएससी सीएससी का सिविल सर्विस का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताना तो इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ये बोले गए हैं कि इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। सही है क्या? बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि डिफेंस एंड फॉरेन वर्क केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव कंट्रोल। नहीं, फेडरल लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं थे। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर मेरे को बताओ, तो जल्दी से जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 7 ये रहा, इसका भी आंसर जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, टाइम स्पॉम के साथ बताना। ये जो है प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस देखो, ये सीडीएस का है, 2021 का क्वेश्चन है। इसको बताओ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के केस में है, ठीक है। तो आई होप जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। डिटेल के साथ थ्योरी भी डिस्कस किए, थ्योरी के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।